हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर बच्चे आप लोगों से पीवाईक्यूज लग रहे हैं तो समझ जाना कि आप लोग ना एग्जाम में कर ले जाओगे, है ना, सवाल बना लोगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला फॉर्मूला जो आता है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। Q इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा, अगर मैं बात करूं करंट का, तो जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में टी। आई यहाँ पे करंट है और क्यू अपॉन क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, बराबर। टाइम किस में लेना है, सेकंड में, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है बेटा वोल्टेज का। तो वोल्टेज का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू में W बाय में Q। तो W हमारे पास क्या है, वर्क डन है, और Q हमारे पास क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज है। चौथा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में हम लोग क्या देखते हैं, ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं V इज इक्वल्स टू IR। ये चार फॉर्मूले। पांचवा हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना, जिसमें रेजिस्टिविटी आता है। पांचवा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू में रॉ L अपॉन में A। ये पांचों फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ये आप जानते हो कि लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे, है ना। ये चार पांच हो गए। अगली एक और बात, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं ना रेजिस्टेंस के, ये इसी फॉर्मूले से होते हैं। छठा, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके भी बराबर होता है, टेन थीटा के। किसके, टेन थीटा के। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। यहां से जो सवाल आता है क्या बेटा कि आप लोगों को क्या करेगा, वो आप लोगों को रेजिस्टेंस के ग्राफ दे देगा और वो कहेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कंडक्टर में। मैं अभी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, मैं सवाल दिखाऊंगा, तो आप लोगों को टेन थीटा देखना होगा। जिसकी थीटा की वैल्यू बड़ी होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सातवां फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं बात करूं, फिर हम सीरीज पैरेलल देखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सिंपल ऐड होता है, R1 R2 प्लस एंड सो ऑन, R3 R4 R5 जितने भी होंगे सारे जुड़ जाएंगे। और पैरेलल में क्या होता है बेटा, RP। पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, पैरेलल में हमारे पास 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहता है ना। ये हमारे पैरेलल के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, पावर। इसके बाद हम लोग पावर देखते हैं, नौवा। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर का आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में टाइम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि पावर के तो आपको चारों फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो, पावर एक होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, है ना। सेकंड जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है पावर का वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। यहाँ V की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। पावर का जो अगला फॉर्मूला है वो क्या है, V स्क्वायर अपॉन में R। पावर के आपको चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कारण क्या है याद करने का, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर के फॉर्मूले वर्क डन अपॉन में टाइम, V इंटू आई स्क्वायर आर, और V स्क्वायर अपॉन में R। अगर मैं हीट की बात करूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, 9 10, अगर मैं यहां से बात करूं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से दिखाते हैं, और ये भी असल में पावर इनटू में टाइम ही होता है। क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। तो बेटा यहाँ से पावर के जितने फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं उनको टाइम से मल्टीप्लाई करा दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। पावर का पहला फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई, लिख दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में V इंटू आई इंटू में टाइम से मल्टीप्लाई करा दो। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर, लिख दो, आई स्क्वायर आर और टाइम से मल्टीप्लाई करा दो। पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या था, V स्क्वायर अपॉन में R, तो V स्क्वायर अपॉन R लिख दो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करा दो। तो पावर का सिर्फ आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इनटू में टाइम, और उसके बाद तो आपको पावर की वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है भैया। जो 11वां लास्ट हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट में हीट को हम लोग जो क्या है कि H से दिखाते हैं, और अगर सही मायने में बताऊं तो हीट भी यही होता है, पावर इनटू में टाइम।
पावर इनटू में टाइम। तो हीट का भी एक बेसिक याद रखो, पावर इनटू में टाइम, और अपने अकॉर्डिंग करते रहो। पावर के सारे फॉर्मूले पुट करो, हीट के फॉर्मूले भी आ जाएंगे भाई। तो यहाँ से हीट क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, एक हीट क्या आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर टी। और बेटा ये जो आई स्क्वायर आर टी है इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है ये, है ना, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन करो। तो उसमें आप लोग क्या लिखते हो कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, और इन तीनों इक्वेशनों को मिला के H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीट का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये 11 से 12 13 फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं ये इस चैप्टर के, पहले एक पन्ने पे इन फॉर्मूले को लिख लो और उसके बाद हम सवाल करना स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है। फटाफट से लिख लो इनको। देखो तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, देखो बढ़िया सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है, 2014 में आ रखा है ये। VI ग्राफ ऑफ 2 वायर, 2 वायर हैं, A और B 2 वायर हैं, A and B are shown in the figure. If both wires are the same length, are of the same length, दोनों की लंबाई सेम है वायर्स की, दोनों की थिकनेस सेम है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों वायर्स का क्या है, सेम है। Which of the two wires is made up of a material of high resistivity? कह रहा है दोनों वायर्स में से हाई रेजिस्टिविटी किसकी होगी। जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। देखो सबसे पहली बात ये समझो कि यहाँ से आप लोगों को एक बेसिक बात बताऊंगी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए। R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन में। देखो जिस वायर का, अब देखो वायर अगर ये हमारे पास है जिसका लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो भैया कहीं ना कहीं, और दोनों अलग अलग वायर है, तो इसका मतलब जो है ना रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है ना। आपको रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। अब एक बेसिक सवाल कब होता है, जब इसमें रेजिस्टेंस पूछा गया होता है। अब करना क्या है ऐसे सवालों में, देखो कभी भी ग्राफ का सवाल आ जाए, मैं बेसिक से बता रहा हूं कि कभी ग्राफ का सवाल आ जाए ना, तो ग्राफ का सवाल देखो एक तरीके से ऐसे होता है, मैं यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ। ग्राफ के सवालों में होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास VI का ग्राफ है, एक तरफ V और एक तरफ I है ना। तो VI के ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि ओम्स लॉ सबको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा हमारे पास, V अपॉन में I। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ ये VI का ग्राफ है और यहाँ पे एक लाइन जा रही है ना, यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो भी लाइन जा रही है, अभी पता नहीं तुम्हें क्या है, ये थीटा एंगल पे है, I से कितने पे है, थीटा एंगल पे, बराबर है ना, ठीक है। और ये इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा के लिए ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये नीचे क्या हुआ, इसका बेस हो गया। तो अगर मैं यहाँ से तुमसे tan थीटा की वैल्यू पूछूं, तो सबसे पहली बात अगर मैं तुमसे बोलूं स्लोप कुछ नहीं होता, 10वीं क्लास में तुम्हें मात्र एक बात याद रखनी है, स्लोप होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो अगर मैं इसके लिए तुमसे tan थीटा पूछूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है और इस साइड में क्या हमारा वोल्टेज, तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर ही हुआ, तो यानी परपेंडिकुलर साइड में क्या है, वोल्टेज। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर में क्या है, वोल्टेज, और बेस में क्या है, करंट। तो ये क्या आ जाएगा, V अपॉन में I। तो यहां से बच्चा हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन में करंट, बराबर है। इसे सेकंड इक्वेशन बोल दूं, तो देखो V अपॉन I तो R है, और V अपॉन I क्या है, tan थीटा, यानी फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं ये बोल सकता हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा। तो जिसका tan थीटा, और एक और बात, tan थीटा मैंने क्या बोला, tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो यानी ये किसके बराबर हो गया, स्लोप के, यानी कि रेजिस्टेंस tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। यानी VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है ना। VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब एक और बात इसमें समझना, जिसका थीटा बड़ा होगा, देखो tan थीटा की ना 0 से वैल्यू बढ़ती रहती है ना। देखो tan 0 क्या है, tan 0 0 है। tan 30 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 बोले तो 1 अपॉन में 1.73। tan 45 क्या है, 1। tan 60 क्या है, अंडर रूट 3, यानी 1.72, यानी देखो बढ़ रही है, पहले 0, फिर थोड़ी, फिर 1 हो गई, फिर 1 से ज्यादा हो गई, तो tan की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि अगर थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर tan थीटा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां से एक नोट ले जाओ बेटा, बहुत काम का,
एक थीटा अगर ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा है उसका टेन थीटा ज्यादा होगा, और जिसका टेन थीटा ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका थीटा कम है, जिसका थीटा क्या है कम, उसका टेन थीटा कम होगा, और जिसका टेन थीटा कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बराबर है, सिंपल सवाल है। अब इस सवाल को देखो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए और हर जगह एप्लीकेबल है। देखो ग्राफ के सवालों में ये हो गया, मान लो मैंने बोल दिया थीटा ऑफ बी, ये थीटा ऑफ बी हो गया, और ये वाला हो गया क्या, थीटा ऑफ ए। बराबर है, ये ए का एंगल हो गया और ये बी का एंगल हो गया। आपको रजिस्टिविटी बतानी है दोनों वायर में से किसकी ज्यादा है। अरे मूर्खों, अगर लेंथ और एरिया सेम है, इफ लेंथ एंड एरिया इज कांस्टेंट फॉर बोथ वायर, इफ लेंथ एंड एरिया इज कांस्टेंट फॉर बोथ वायर, अगर लेंथ और एरिया दोनों वायर्स के लिए कांस्टेंट है तो आर का फॉर्मूला क्या आता है, रॉ एल अपॉन में ए। और अगर एल और ए कांस्टेंट है तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रॉ के। आर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रॉ पे। तो बेटा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ये और ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये इसी पे तो डिपेंड कर रहा है बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब रेजिस्टेंस किसका जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा। हाँ है ना, बेसिक बात है। ठीक है, हम जानते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस देता है। एक वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो अगर वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है बच्चा, तो हम जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू में टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहां से आप लोग बोल सकते हो किसका थीटा ज्यादा है, थीटा ऑफ ए ज्यादा है थीटा ऑफ बी से। ए का एंगल बड़ा है ना मूर्खों, देखो तो थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, टेन थीटा ऑफ ए बड़ा है टेन थीटा ऑफ बी से। है ना, अगर टेन थीटा ए बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस बेटा ए का ज्यादा होगा किससे, रेजिस्टेंस ऑफ बी से। तो बी का रेजिस्टेंस से ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ए की क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी रॉ ऑफ ए ज्यादा होगी रॉ ऑफ बी से। बराबर। तो ये 2014 का सवाल था ये, और सवाल अच्छा था ये, है ना, नोट कर लो इसको। तो बेटा हमारे पास दूसरा सवाल है। पहले तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद ट्राई करो। 2013 का सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में कि वो आप लोगों से कहेगा ना टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखो वो टोटल रेजिस्टेंस बोल सकता था आप लोगों से निकालने के लिए, और उसने बोला क्या, फाइंड टोटल करंट। हमें करंट निकालना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो कैसे करना है। कभी भी सर्किट का सवाल आए, सर्किट के सवाल में आपको वोल्टेज बैटरी को पकड़ना है। अगर बैटरी नहीं बनी हुई है तो दो कोने पकड़ने, और दो कोनों में से एक कोनों में करंट भेजना है। प्लस वाले से करंट निकलेगा आई, यहाँ से आई करंट, यहाँ से आई करंट। अब ये आई करंट यहाँ पे बटेगा, यहाँ पे जाएगा I1 और यहाँ पे आएगा I2, है ना। अब देखो I1 करंट, अगर करंट सेम है तो वो किस में है, सीरीज में, और अगर करंट डिफरेंट है तो वो किस में, पैरेलल में। यहाँ पे I2 करंट आ रहा है, इस 1 के पास भी I2 आएगा, इस 3 के पास भी I2 आएगा, है ना, और I2 इन दोनों के पास आएगा। तो मतलब ये दोनों अभी किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में, सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। इनका नामांकन खेलते हैं, आओ आंसर। तो देखो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, नाम खेलते हैं, इसको देते हैं R1, ये हो गया हमारे पास R2, ये हो गया हमारे पास R3, ये हो गया हमारे पास R4, ये हो गया हमारे पास R5। ठीक है, तो R3 एंड R4 आर इन सीरीज। पहले गिवन लिख लेना। गिवन क्या क्या दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है कि 4.5 वोल्ट, तो वोल्टेज दे रखा है 4.5 वोल्ट। R1 तुमने कितना माना है, 3.6 ओम। R2 तुमने कितना माना है, R2 माना है हमने कितना, 6 ओम। और R3 कितना माना है हमने, R3 माना है हमने 1 ओम। R4 हमने माना है कितना, 3 ओम।
R5 हमने जो माना है वो माना है हमने 3 ओम। तो ये हमारे गिवन लिख लिया सबसे पहले, हर सवाल में न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है R3 और R4 किस में है, सीरीज में। हेयर R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल का फॉर्मूला सीरीज में होता है, सीधा ऐड हो जाते हैं। अगर अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, आप नाम क्या दोगे। देखो जनरली हम क्या करते हैं कि भैया 5 तक हो गया तो 5 के बाद में छठा नाम दे दूंगा R6। तो मैंने बोल दिया R6 क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4, क्योंकि 5 तक गिनती हो चुकी है तो 6 दे दो। कई बच्चे क्या करते हैं इसको 3 4 दे देते हैं, वो भी सही है यार। तो R6 क्या आ जाएगा हमारे पास, R3 कितना है बेटा 1 प्लस R4 कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा R6 इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारे पास सबसे पहले R6 आया 4 ओम। अब तुम्हें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इन दोनों को तुमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करके जब दिखाई दिया तो डायग्राम भी बना दो इसका नाउ। तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, सिर्फ सर्किट का मत बनाओ, इसका बना दो रेजिस्टेंस का। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास ये था, ये वाला, उसके बाद ये था, और लास्ट में हमारे पास ये है, ये वाला था ना। और इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके क्या बनाया हमने, एक। असल में इन दोनों रेजिस्टेंसों को हमने सॉल्व कर दिया ना, एक बना दिया। और ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और ये हमारे पास ऐसा ही है। ये हमारे पास क्या है R1, ये हमारे पास क्या है R2, ये हमारे पास है R5, और इसको हमने सॉल्व किया R6। अब ध्यान से दोबारा I करंट भेजना है, फिर I करंट भेजो, एक कोने से I करंट आया, यहाँ पे भी I करंट आया। अब यहाँ पे I करंट बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा I1, नीचे आएगा I2। तो अब देखो, अब एक ही में I1 जा रहा है, इसी में I2 जा रहा है, क्योंकि जब इसके बाद बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा I, क्योंकि I1 I2 अब मिलके क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो ये दोनों R2 और R6 किसमें, पैरेलल में। नाउ R2 एंड R6 आर इन पैरेलल, पैरेलल है ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 तक गिनती जा चुकी है, 7 भेज देते हैं। 1/R7 इज इक्वल टू 1 में R2 प्लस 1 में R6। तो 1/R7 क्या आ जाएगा, 1/R2 कितना है बच्चा, R2 हमारे पास था 6 ओम, और R6 हमने अभी भी कितना सॉल्व किया, 4 ओम, ठीक है ना। तो 1/4, ठीक है। तो 1/R7 इज इक्वल टू 6 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आप कर सकते हो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, पता है ना, 2 लिया, 3 आया, इधर क्या आया 2, फिर 2 1 3 3 1 है ना, 2 3 4 और 4 3 12, कितना आएगा 12। तो इसका एलसीएम आएगा 12। 6 के पढ़े हैं 12 2 बार में, 2 एकम 2 जमा में 4 3 12, 3 एकम 3, कितना आया है 5/12। तो ये 1/R7 की वैल्यू आई 5/12। तो इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि R7 निकालना है, 1 थोड़ी निकालना है। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R7 इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 12/5 ओम। और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो आप लोग, R7 इज इक्वल टू में 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 2 बचा 20 पॉइंट हुआ, 5 चौक 20, 2.4 ओम हमारे पास R7 आ गया, 2.4 ओम। दोबारा आपको डायग्राम बनाना है। आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, एक बना दिया है। अब देखो ये बचा हमारे पास, उसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद ये वाला तो लास्ट वाला एज इट इज है, तो ये ऐसे आया। ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R7, ये हमारे पास है R5, बराबर है। अब आप लोगों को करना क्या है, अब तो साफ दिख रहा है कि तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में। तो फिर नाउ हियर R1 R7 एंड R5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है यहाँ पे लिख देना। अब ये तीनों सीरीज में है, अब तो सॉल्व कर लो। अब R टोटल आएगा, अब क्या आएगा R टोटल, तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R7 प्लस R5। तो R टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 कितना है 3.6, R7 हमने सॉल्व किया अभी 2.4, और R5 था हमारे पास 3। तो यहाँ से R टोटल क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो 9 ओम हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, बराबर है। और 9 ओम हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बट टोटल रेजिस्टेंस निकालना ही नहीं, निकालना क्या है, टोटल करंट। बेटा टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए था ना, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है ना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से V कितना है बेटा, हमारे पास हमको क्या निकालना है, I निकालना है ना हमें, तो I क्या आ जाएगा, V अपॉन में R। तो I इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास 4.5 और R कितना है 9। तो बेटा ये 4.5 9 साफ दिख रहा है, 2 से घटेगा तो 2 पे चला जाएगा ये, तो I आ जाएगा हमारे पास 1/2 एम्पियर, या इसको सॉल्व करना चाहते हो I आ जाएगा 0.5 एम्पियर, बराबर है। तो ये हमारे पास टोटल करंट भी आ गया। क्लियर है, अच्छा सवाल था, ये भी ठीक ठाक सवाल था, बराबर है, नोट कर लो। तो बेटा हमारे पास अगला सवाल है, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। देखो आंसर आपको, आपने अगर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर रखी, तो बैक एक्सरसाइज में एक ऐसा सवाल है जहां पे वो टोटल रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 9 ओम 6 के 3 ओम के 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस देता है। एक में कॉम्बिनेशन में कहता है कि 9 ओम आंसर आ रहा है, एक में कहता है 4 ओम आ रहा है, ऐसी कुछ है। एक सवाल है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, सिमिलर सवाल है, और ये सवाल 2018 का है, 2018 का सवाल है, बराबर है ना, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले शो दैट हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है 3, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर हैं और तीनों का रेजिस्टेंस क्या है 9 ओम, यानी कि गिवन है R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर है और कितना है ये कितना है 9 ओम, 9 ओम दे रखा है तीनों का रेजिस्टेंस, और तीनों को ऐसे कंबाइन करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए 13.5। देख बेटा इसमें 2 चीजें, एक तो मैं तेरे को सीधे सवाल करके बता दूं और एक इसके पीछे ना कॉन्सेप्ट देख। सबसे पहले कभी भी ऐसा सवाल आया ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कॉपी के पीछे पन्ने पे जाके कि 13.5 और 6 ओम आंसर आ कह सकता है। देख 3 रजिस्टर है, इन तीनों को वो सीरीज में 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। देख 3 के ना 4 तरीके बनते हैं, सिर्फ अगर हमारे पास 3 रजिस्टर है उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको अरेंज करने के। पहला कॉम्बिनेशन ये बनता है कि मैं 1 2 3 तीनों को सीरीज में लगा दूं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है कि मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूं, तीनों को पैरेलल में लगा दूं मैं, है ना, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये बनता है कि मैं एक को ये 2 को पैरेलल में लगा दूं और एक को सीरीज में रखूं, क्योंकि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो एट द एंड जो लास्ट वाला रिजल्ट आएगा उसको आपको सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा। और चौथा कॉम्बिनेशन ये होता है कि मैं क्या करूं, एक ये रहा मेरे पास, तो बेटा 3 रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ ये 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इन 4 कॉम्बिनेशन के अलावा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो आपके आंसर क्या लाना है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को आपको इस तरीके से अरेंज करना है, आंसर 13.5 आए और 6 ओम आए। तो देखो सीरीज में लगाने का फायदा नहीं है, सीरीज में लगाने का फायदा क्यों नहीं है, अगर एक का 9 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 9 है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, 9 9 18 और 3 27, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 27, 27 आंसर है ही नहीं, तो यानी 27 तो हम नहीं कर सकते। अगर 9 9 9 है, ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9, तो बेटा आपको nth रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, पैरेलल के लिए क्या होता है R अपॉन में n, है ना, तो R कितना है 9, 9 बटे में 3, आंसर आएगा 3, पैरेलल भी नहीं है। बात यह है सीरीज भी नहीं है, बात यह है पैरेलल भी नहीं है, इसको सॉल्व करोगे आंसर 3 आएगा, नहीं है ये भी। अब बात यह कि इन दोनों में से हमें कौन सा आंसर करना है और किसके लिए करना है, 13.5 इससे आएगा या इससे आएगा, 6 इससे आएगा या इससे आएगा। देख बेटा अगर लास्ट रिजल्ट, लास्ट जो है कॉम्बिनेशन वो सॉल्व हो रहा है पैरेलल में, तो आंसर कम आएगा, आंसर क्या आएगा कम आएगा। और लास्ट अगर रेजिस्टेंस सॉल्व हो रहा है किसमें, सीरीज में, तो आंसर जो है ओवरऑल ज्यादा आएगा। देख इसमें क्या होगा ना, लास्ट जो रिजल्ट आएगा इसमें ये दोनों पहले पैरेलल में सॉल्व होंगे और लास्ट में किसमें सॉल्व होंगे, सीरीज में। तो बेटा लास्ट रेजिस्टेंस सीरीज में सॉल्व हो रहा है, तो आंसर जो है ना इसका इस 9 से ज्यादा आएगा। और इसमें लास्ट रेजिस्टेंस किसमें सॉल्व हो रहा है, पहले ये सीरीज में सॉल्व होगा, लास्ट किसमें होगा पैरेलल में, तो इस 9 से आंसर कम आएगा। इस वाले केस में आंसर 9 से कम लाना है और इसमें 9 से ज्यादा लाना है। तो यानी पहले हमें जिसमें 9 से ज्यादा हमें आंसर लाना है उसे हमें लास्ट में सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मेरा एक डस्टर था, साला पता नहीं कहाँ गया, ठीक है चलो छोड़ो, हाथ से मिटा लेंगे यार, जिंदगी गुजर गई हमारे हाथ से मिटाते मिटाते। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है सबसे पहले हमें आंसर कितना लाना है 13.5, 13.5 के लिए हमें 3 को कैसे लगाना पड़ेगा कि आखिरी रेजिस्टेंस किसमें हो बेटा, सीरीज में। हमें आंसर लाना है 13.5 ओम, तो मैंने क्या बोला, हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, बराबर है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हमारा एक कोना, ये हमारा दूसरा कोना, बराबर है। आई करंट भेजेंगे, यहाँ से आई गया, यहाँ से आई गया, आई बढ़िया किस में, I1 में और I2 में, I1 में और I2 में। एट द एंड यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, ठीक है। तो R1, R2 और R3 किस में है, पैरेलल में। हेयर R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R टोटल। R टोटल तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी हमने टोटल नहीं निकाला है। तो R4 नाम दे रहा हूँ मैं इसको, 3 तक गिनती हो गई, 4 पे जा रहे हैं। 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में R2 कितना है बेटा, 9 है ये भी, प्लस ये भी क्या है, 9 है। एलसीएम भी 9 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा ना 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में R4 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 9। तो यहाँ से R4 इसको उल्टा करूँगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5 ओम। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4.5 ओम, ठीक है। R4 आ गया। अब नाउ ये तो ऐसे ही रहा, ये क्या है, R1, और इन दोनों को हमने सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बनाया, जो कि हमारे पास क्या बना, ये R4, और ये कितना है, 4.5 ओम, और ये कितना है, 9 ओम। मैंने क्या कहा था, जब हम लास्ट में सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 9 से ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि जुड़ेगा ना उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें R1 एंड R4 आर इन सीरीज। तो सीरीज में R टोटल का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R4, तो R टोटल क्या आ जाएगा, R1 कितना है, 9 प्लस R4 कितना है, 4.5, और 9 और 4.5 मेरे ख्याल से कितना होता है, 13.5 ओम होता है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। आसान सवाल है, बस आपको समझना पड़ेगा। आपको 3 रेजिस्टेंस के सवालों देगा कभी भी, उसके 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक सीरीज, एक पैरेलल, और एक जो सीक्वेंस में कंबाइन करके बनाए जाते हैं, बराबर है। अब इसमें आंसर लाना है, सेकंड वाले में हमें क्या, 6 ओम। तो 6 ओम बेटा मैं बना के भेज रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लेना बेटा, है ना। 6 ओम के लिए आंसर कैसे आएगा बेटा, ये हमारे पास हो गया R1, और ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, 2 कोने। यहाँ से I करंट आया, ऊपर गया I1, नीचे गया I2, बराबर है ना। तो I2 इन दोनों में जाएगा, यहाँ पे भी I2 करंट, यहाँ पे भी I2 करंट, यानी ये दोनों किस में है, सीरीज में। हेयर R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, R4 इज इक्वल टू में R2 प्लस R3, टोटल ऐड होता है, तो R4 क्या आ जाएगा बेटा, R2 कितना है, 9 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 18 ओम, तो R4 इज इक्वल टू 18 ओम। तो हमारे पास R4 आ गया 18 ओम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। नाउ डायग्राम कैसे बनेगा, इन दोनों को आपने एक बना लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, R1, और ये हमारे पास क्या है, R4। नाउ R1 और R4 किस में है, पैरेलल में। नाउ R1 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉल्व कर लो यार इसको। 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 कितना है, 9 प्लस में 1 अपॉन में 18, बराबर है। एलसीएम इसका 18 ही आएगा। 1 अपॉन में RT इज इक्वल टू में 18 एलसीएम आएगा इसका, 9 2 प्लस में यहाँ पे 1 आएगा ना, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 18, और ये 6 पे कटेगा, तो R टोटल क्या आ जाएगा, 6 ओम। आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके का सवाल आप कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो रोक के ना आप लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का ऐसा एक सवाल है 6 और 4 का, उसे करने की कोशिश करो, है ना, नोट करो। तो बेटा अगला सवाल है हमारे पास कि राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, है ना। इसको लिखने का यही कारण था। आंसर सबसे पहले ए, अगर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखने को आए, हालांकि आप लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में वो भी लिख दोगे ना, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो ये 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर ऊपर वाले के लिए, 2 नंबर नीचे वाले के लिए, तो आपको चल जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ आपको एक्सप्लेन भी करो, उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखो जो हीट होता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ
करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी हीट जो है वो आइस, देखो सबको पता है यार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इज इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT, पर उसको एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। सेकंड इसमें लिखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे साफ दिख रहा है यार, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT यार, तो I स्क्वायर सब दिख रहा है यार, I स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम छोटा आता है, T आता है, T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तो करना है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतनी ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, करंट फ्लो करने में उतनी दिक्कत होगी, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सेकंड, और तीसरा लिखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको थर्ड बोल दो। तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 से हम क्या लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ बेटा, R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है, H इज इक्वल्स टू K I स्क्वायर RT, और इस K की वैल्यू 1 होती है, इस K की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो H क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाता है, बराबर है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारे पास। इस तरीके से आप लोग लिखोगे ना, टीचर को ना नंबर काटने का मौका नहीं देना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, पर एक्सप्रेस कर दोगे कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट तो एक्स्ट्रा जाएगा। बी पार्ट क्या रहा है इसका, 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है 2 बल्ब है, यानी एक बल्ब मान लो ये रहा और एक बल्ब मान लो ये रहा, ठीक है। 2 बल्ब है, पैरेलल में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्टेड है। बल्ब का, पहले बल्ब की पावर दे रखी है P1, हमें ये बल्ब है, इसकी P1 है और इसका वोल्टेज क्या है V1, ये P2 है, इसका वोल्टेज क्या है V2। तो P1 दे रखा है 100 वाट और V1 दे रखा है 220 वोल्ट, यानी ये बल्ब चल रहा है। वैसे वो जब पैरेलल उसने बोल दिया था, जो उसका वोल्टेज होगा वो नीचे वाले का भी वोल्टेज होगा, है ना। और ये कनेक्टेड है कितने पे, पावर दे रखी है P2 कितनी 60 वाट और V2 दे रखा है कितना 220 वोल्ट, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, दोनों एक मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स, दोनों बल्ब से कितना करंट निकल रहा है फ्रॉम द लाइन। तो भैया इफ द मेन सप्लाई 220 वोल्ट, और मेन सप्लाई कितने की है 220 वोल्ट की। हालांकि ये मेन सप्लाई है ना हालांकि अगर उसने मेन सप्लाई दे दी थी ना, तो उसको इनका वोल्टेज बोलने की जरूरत नहीं था, है ना। अच्छा सवाल बन जाता कि इनका वोल्टेज ना बोलता वो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है दोनों बल्ब से कितना करंट ड्रॉन होगा। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू में करंट। देखो भैया करंट का फॉर्मूला पावर के टर्म में यही होता है, V दे रखा है। करंट पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, P इज इक्वल टू में V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन में R। तो भैया V इंटू I, क्योंकि I निकालना है और V हमें पता है, तो यहाँ से करंट क्या बोला उसने, 1 रेटेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, द करंट ड्रॉन फ्रॉम बल्ब 1, पहले बल्ब से कितना करंट ड्रॉन हुआ, आओ निकालते हैं। P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, पहले बल्ब के लिए P1 V1 I1 हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई, हाँ। तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा, P1 अपॉन में V1, तो I1 क्या आ जाएगा, P1 कितना है 100 वाट और V1 कितना है 220 वोल्ट। तो I1 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 5 पे 11 पे 5/11 तो I1 क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, तो 11 का बड़ा आता है, ऊपर लगा पॉइंट 50 हुआ, 11 चौक 44 6 बचा, फिर 0 लगा, कितना हो गया 60, 5 55 एम्पियर, तो 0.45 एम्पियर। कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है भाई। अब अगला आपको क्या करना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम
बल्ब 2, दूसरे बल्ब से कितना करंट ड्रॉन हुआ, तो P2 इज इक्वल्स टू में V2 इंटू I2, V2 इंटू I2, तो यहाँ से I2 क्या आ जाएगा, P2 अपॉन में V2, तो यहाँ से I2 आ जाएगा हमारे पास, P2 कितना है 60 और V2 कितना है 220, 0 0 कैंसिल, 3 पे और ये कितने पे 11 पे, फिर से I2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 बटे में 11, फिर वही बात पॉइंट लगेगा, कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू में 0.30 हुआ, 11 दूनी 22, फिर 8 बचा 80, 11 सतह 77, फिर 3 बचेगा, है ना, छोड़िए इतना काफ़ी है एम्पियर। तो भैया दोनों बल्ब से, पहले वाले बल्ब से 0.45 एम्पियर करंट ड्रॉन होगा और दूसरे वाले से इतना। वो यहाँ पे टोटल करंट भी पूछ सकता था, टोटल करंट भी पूछ सकता था, टोटल करंट के लिए आपको दोनों को जोड़ना होता, वो टोटल रेजिस्टेंस भी पूछ सकता था। टोटल करंट आपको जोड़ना पड़ेगा, टोटल करंट जब आप जोड़ दोगे उसके बाद टोटल वोल्टेज आपको पता है, V इंटू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर लगा देते, V पता है, टोटल I पता हो जाता तो R भी निकल जाता, बराबर है। तो ये सवाल था, ये सवाल भी बेटा 2018 का सवाल है, ठीक है ना, नोट कर लो फटाफट से। तो बेटा ये कुछ बच्चों वाले सवाल हैं, 2-2 रुपए के सवाल हैं, बोर हो गए होंगे तुम लोग न्यूमेरिकल्स करते करते, तो ये बच्चों वाले सवाल हैं, फटाफट से इनका आंसर कर दो। 1 2 3 हो गया, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। 1 नंबर का सवाल आएगा 2021 में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। बेटा सबको पता है एमीटर होता है। मेरी बात सुनो, अब आंसर में क्या लिखना है तुम्हें, देखो एमीटर लिख दोगे ना कि भैया एमीटर एक डिवाइस होता है, एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect, which is used to detect the presence of current, है ना। जब आपने ये लिख दिया तो नीचे ना एक छोटी सी लाइन और लिख दो, नेम द इंस्ट्रूमेंट। अब उसने इंस्ट्रूमेंट बोला है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स बोलता तो आप 2 लिख सकते थे, पर उसने एक ही बोला है। पर कभी अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स बोल दे तो आपको यहां पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको लिखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, है ना। ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करने के लिए होता है ना। एक इसको कराने का यही कारण था कि भैया ये गलती आप कर मत देना, कभी वो इंस्ट्रूमेंट्स बोले ना तो आपको गैल्वेनोमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों डिवाइस हो जो करंट को मेजर करते हैं। अगला एक 2015 का सवाल है, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की ड्राइव करके दिखानी है। बच्चा इसमें एक गलती ये करता है, वो सीधा लिख देगा ओम मीटर। ओम मीटर नहीं, ड्राइव करके दिखा बच्चा, ड्राइव करके देख आंसर। वी नो दैट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ एल अपॉन में ए, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए। अब रॉ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, आर ए अपॉन में एल, है ना। तो यूनिट क्या आ जाएगी, रॉ की यूनिट क्या आ जाएगी, आर की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट सबको पता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है मीटर का क्यूब, है ना। तो एरिया क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ क्या आ जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा ओम मीटर, बराबर है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारे पास, ओम मीटर। क्लियर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की सॉरी, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका आंसर तो मैं, ये तो भैया इतनी बार आ रखा है इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, सन क्या क्या लिखूं इसमें, है ना। इसका आंसर तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आंसर सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। मैं बचपन में, मैं हिंदी मीडियम से था भैया, हमें पढ़ना वढ़ना आता नहीं था, अंग्रेजी, तो भैया हम क्या करते थे, यूनिट याद कर लेते थे कि भैया चार्ज की यूनिट होती है कोलम। तो जहां दिखा कोलम समझ जाओ क्यू कितना, कोलम चार्ज दे रखा है कितना 1, दिख गया भाई, गिवन है क्यू इज इक्वल्स टू में 1 कोलम, बराबर है। 1 कोलम चार्ज दे रखा है, हमें निकालने फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए n, हमें n निकालना है, निकाल लेंगे भाई साहब, क्या लोड है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाँ भाई क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है Q इज इक्वल्स टू में एनी। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को आज के दिन का यही करवाया था, है ना। Q इज इक्वल्स टू एनी, यहाँ से n निकालना है, Q दे रखा है, E तो हर गधे को पता होता है भाई साहब, E क्या 1.6 × 10⁻⁻19,
है ना, कूलम्ब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, q अपॉन में e, और n इज इक्वल टू q कितना है 1 और e कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा देख, एक तो होता है बेवकूफ़ बच्चा जो क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी स्मार्ट है, वो इसको सॉल्व करेगा। एक होता है ठीक ठाक बच्चा जो क्या करेगा, इसको याद कर ले, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 क्या होता है, इसको काट करके आता है कितना, n इज इक्वल टू में 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है, वरना अगर तेरे को उसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर ले भाई, बराबर है। तो कितने, एक कूलम्ब चार्ज में याद होना चाहिए, एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 कूलम्ब में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दियो, 3 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 4 में, बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों सवाल नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा हमारे पास अगला सवाल है, 8वां सवाल हमारे पास ये है, और बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और ये सवाल भी 2000 मेरे ख्याल से 2014 का है ये, शायद अगर मैं सही हूं तो 2014 का है ये, ठीक है ना। और बढ़िया सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। देखो कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन टर्म्स, पहले तो डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पावर को, यहां तक एक पार्ट है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R। देखो अब उन बच्चों के लिए एक बात है कि भैया जिन्हें ऐसा लगता है ना कि डेरिवेशंस नहीं आती 10वीं क्लास में, ड्राइव करके नहीं आता, बेटा आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने दिखाया, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। 4 डेरिवेशंस इस चैप्टर से आ सकती हैं, पावर के किसी भी फॉर्मूले को वो ड्राइव करने को कह सकता है। और दूसरी चीज़, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको प्रूफ करने को कह सकता है। पैरेलल आपको प्रूफ करने को कह सकता है, और एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये 4 चीज़ें आपको प्रूफ करने को कह सकता है वो, बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले ए पार्ट कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, बराबर है, ठीक है। तो यहां पे लिख दो पावर इज इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन में टाइम। अब पता है अब आप लोगों को क्या फंसा रहा है वो यहां से आप लोगों को ये फंसा रहा है कि भैया तुमने ऊपर ये बोल दिया कि पावर की डेफिनेशन तो यही होती है, काम करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अब पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, अब वो कह रहा है जब तुमने पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम कह दिया तो अब इसको V और R के टर्म में एक्सप्रेस करो, V और R के टर्म में क्या करो, एक्सप्रेस करो। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है कैसे, देखो P इज इक्वल्स टू में W अपॉन में T, ये हम सभी जानते हैं ये होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, W अपॉन में T। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन में T। पहले इसको वोल्टेज की टर्म में लाएंगे ना, तो V क्या होता है, W अपॉन में T। तो यहां से W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल्स टू में V इंटू में T। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, बराबर है। सॉरी V इज इक्वल टू W बाई Q होता है ना बेटा, क्या है यार तुम लोग भी यार, मैं ध्यान देख रहा था, मैं देख रहा था किसका ध्यान है। V इज इक्वल टू में W बाई में Q, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू में Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में V इंटू में Q, है ना। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मैं कहता हूँ पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट करोगे तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू में W की जगह क्या पुट कर दोगे, V इंटू में Q, V इंटू में Q डिवाइड बाई T, बराबर है। अब देखो Q अपॉन T क्या होता है, तो यहां से हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो यहां से Q अपॉन T को मैं क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू में, और यहाँ Q अपॉन T क्या हो जाएगा, I, तो Q इंटू P इज इक्वल टू V इंटू में I। पर उसने तुमसे बोला है ड्राइव करो V और R के टर्म्स में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से अब आपको I तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो I की जगह क्या जाएगा, V अपॉन में R। तो पावर इज इक्वल टू में नाउ, तो पावर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, V है, और I की जगह क्या लिख दोगे, V अपॉन में R। तो V अपॉन में R, तो पावर क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन में R। ये उन बच्चों के लिए तमाचा है जिन्हें ऐसा लगता है कि 10वीं क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए नहीं आता। बिल्कुल आ रखा है, देखो बिल्कुल आ रखा है, बराबर है ना। और जब आप इतना करोगे ना तो टीचर का अगले सवालों पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, बराबर है, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा पहला। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इस सवाल का, बी पार्ट क्या कह रहा है, ये तो हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड 2 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, फ्यूज जानते हो ना, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है रेटेड 2 एम्पियर, व्हाट डज इट मीन बाय द स्टेटमेंट। कहता है इस स्टेटमेंट से तुम क्या समझते हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर 2 एम्पियर का है, इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर 2 एम्पियर का है, तो इससे हम ये समझते हैं कि वो मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट अपने अंदर से ड्रॉ कर सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना। इट मीन्स दैट 2 एम्पियर करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, है ना। या 2 एम्पियर करंट हम लोग उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, बराबर है। ये बी पार्ट था। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है बेटे 2-2 नंबर के सवाल थे, 2 का ऊपर वाला, 1 का नीचे वाला था और 2 का नीचे वाला, सी वाला है। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक प्रेस है, 1 किलो वाट आर, 1 kWh, किलो वाट आर, ठीक है, इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, 1 किलो वाट आर। किलो वाट आर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी सी पार्ट में गिवन है। सी पार्ट में बेटा किलो वाट आर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 1 kWh, ठीक है, इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेज, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेज दैट रिप्रेजेंटेड रेटेड बाय 1 ओम। नहीं, फिर तो सवाल में गलती है बेटा, यहाँ से V इंटू में I इंटू में T, नहीं, ये E नहीं होगा यहाँ पे P आएगा बेटा, पावर होगी ये। रेटेड 1 इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1 किलो वाट आएगा ये नहीं आएगा, R नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। सवाल गलत लिख दिया बेटा मैंने, फिर तो यहाँ पे है ना, क्योंकि फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देके करंट देके कोई फायदा नहीं है सवाल का। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, 1 किलो वाट। अब 1 किलो वाट अगर पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल टू 1 किलो वाट दे रखी है, इसका मतलब 1000 वाट है 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। और हमसे कह रहा है हमारे पास 3 फ्यूज हैं, 1 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का। कहता कौन सा यूज करें बताओ इसके लिए। एक प्रेस है, प्रेस का पावर दे रखी है 1000 वाट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। कहता है हमारे पास 3 फ्यूज हैं, ऊपर तुम फ्यूज बता चुके हो क्या है, कितना मैक्सिमम करंट वो ड्रॉ करा सकता है अपने अंदर से, बराबर है ना, ठीक है। अब देखो यहां से वी नो दैट P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। यहां से I निकाल लो, I क्या आ जाएगा, P अपॉन में V। पावर कितनी है, पावर है हमारे पास कितनी, 1000, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 220 से ये कैंसिल, ये कितने पे जाएगा 11, और ये कितने पे जाएगा 50 पे। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 अपॉन में 11। इसको काटोगे तो ये कितने पे जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचा, 0.60 हुआ, तो 5 55, और 5 55, फिर 5, फिर 4, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 4.54 एम्पियर। तो बेटा हमारे पास जो करंट आ गया वो आ गया कितना, 4.54 एम्पियर। यानी कि वो जो प्रेस है उस प्रेस को चलने के लिए कितने का करंट चाहिए। देखो अब ध्यान से आप सवाल को समझो। अगर ये एक प्रेस है, इस प्रेस का पावर है 1000 वाट और इसका वोल्टेज, इसको वोल्टेज दे रखा है हमने 220 वोल्ट का। जो करंट फ्लो होगा वो कितने का जा रहा है, करंट कितने का आ रहा है, 4.54 एम्पियर का। तो फ्यूज कितने का लगाया जाए इसके अंदर। देखो अगर तुम 2 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे, 1 एम्पियर का, सॉरी, अगर तुम 1 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे तो 1 एम्पियर के फ्यूज में क्या होगा बेटा, 1 एम्पियर के फ्यूज में क्या होगा, उसे करंट चाहिए 4.34 का। 1 एम्पियर का फ्यूज 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करा सकता है, तो भैया 4 का कैसे ड्रॉ कराएगा भाई। अगर तुम 3 एम्पियर का यूज कराओगे तो 3 एम्पियर में क्या होगा, 3 एम्पियर में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वैल्यू 4.74 है। इसमें सवाल वो आगे बढ़ा सकता था, 5 एम्पियर की जगह 7 एम्पियर भी लिख सकता था। पर बेटा देखो 4.5 का चाहिए कम से कम, या तो 4.54 एम्पियर का फ्यूज हो या उससे हल्का ज्यादा का हो। मान लो बढ़िया सवाल कब बनता, वो यहाँ पे 7 एम्पियर भी लिख देता। अब देखो अब तुम्हें चूज करना है कि 5 लें कि 7 लें। 7 लेके फायदा नहीं है क्योंकि भैया जब 4 है तो उससे हल्का सा ज्यादा ही तो लोगे। 7 एम्पियर करंट क्या पता प्रेस फूक जाए हमारी, अरे ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाए, मान लो 6.99 पे प्रेस फूक जाए साला यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमने हल्का सा ज्यादा लिया कि जब थोड़ा ओवरलोडिंग भी हो जाए तो हमारा फ्यूज जो है वो
है ना, फ्यूज हट जाए उसके लिए, वो कॉपर की जो वायर होती है वायर हट जाए, करंट आगे फ्लो ना हो, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है हम लेंगे 5 एम्पियर का, क्योंकि 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 4 एम्पियर के तीनों में से कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा 5 एम्पियर का। आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, बराबर है ना, कि 5 एम्पियर का फ्यूज हम लेंगे क्योंकि हमारा जो करंट है वो कितना आ रहा है 4.54 एम्पियर, बराबर है। 7 भी होता तब भी हम यही लेते, 6 होता तब भी हम 5 लेते, हल्का सा ज़्यादा, या तो उतना या हल्का सा ज़्यादा, जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम लेंगे, हल्का सा कम मत कर देना। मान लो यहाँ 4.4 ऑप्शन होता तब भी तुम उसको नहीं ले सकते थे, 4.4 को भी, 4.4 होता और 5 होता तब भी तुम 5 को चूज करते, समझ रहे हो ना, ठीक है ओके। तो सवाल को देखो, नोट करो। तो गाइस हमारे पास अगला सवाल है, ये कह रहा है राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये भी 5 मार्क्स का सवाल है, 15 में भी आ रखा है, 16 में भी आ रखा है, बराबर है ना। कह रहा है आंसर, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में डिफरेंस लिखिए। पहला ए, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। सबसे पहला डिफरेंस आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो पावर तो सबको पता है क्या होता है। पावर, पहला पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, बराबर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं तुम्हें ना फॉर्मूला समझाता हूं, देखो पावर क्या होता है बेटा, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, बराबर है ना। पावर P इज इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन में टाइम, बराबर है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में वो क्या होता है बेटा, वो होता है वर्क डन, इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी, वो होता है पावर इनटू में टाइम। असल में ना इलेक्ट्रिक एनर्जी इसी फॉर्मूले से आया है। ये जो टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा पावर से, ये जो टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से वर्क डन आएगा ना पावर इनटू में टाइम। अरे टाइम इधर मल्टीप्लाई हुआ तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू P इनटू T आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वर्क डन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितना जो टोटल वर्क डन होता है, जो टोटल वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन इज डिफाइंड एज अ टोटल वर्क डन, बराबर है ना, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू में टाइम, ठीक है। अगला आप लोगों को डिफरेंस लिखना है, आप लोग अगला डिफरेंस लिखते हो सेकंड, आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय ई, और इसमें लिख सकते हो इट इज सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय पी, है ना। थर्ड डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो, 2 कह रहा है आप 3 लिख दो, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, और इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट। अरे कहते नहीं है बिजली वाला आता है, भैया कितने यूनिट बिजली फूकी इस बार, है ना, यूनिट। तो किलोवाट आवर को क्या भी बोला जाता है, यूनिट। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इसको हम W से दिखाते हैं, और इसकी क्या होती है, किलोवाट आवर। तो ये 3 डिफरेंस मैंने लिख दिए हैं, तो लिख देना भैया यही। सेकंड कह रहा है आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैंप। देखो अब ये सवाल ना थोड़ा सा एकदम ऐसा ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है साला, कि आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट, 60 वाट भी है 40 वाट का लैंप भी है ना, बल्ब है 60 वाट और 40 वाट के, विच वन हैज द हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस हाई होगा। देखो आम तौर पे जो हम अपने लैंप्स लगाते हैं, अपने घरों में जो लैंप्स लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तो इसको हम पैरेलल में लेके सॉल्व करेंगे। बी आउट ऑफ 60 वाट एंड एक लैंप है, लैंप 1, और यहाँ पे क्या है, लैंप 2। लैंप 1 की पावर कितनी दे रखी है, 60 वाट, और लैंप 2 की पावर दे रखी है P2 P1 कितनी दे रखी है, 40 वाट, बराबर है ना, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यही कह रहा है ना, हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो वी नो दैट
वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई साहब हम लोग, पावर इज इक्वल टू में क्या होता है, अब जो घरों में हमारे रेजिस्टेंस लगता है, जो हमारे घरों में हमारे रेजिस्टेंस लगता है, उन घरों में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है ना हमारे घरों में, सर्किट किसमें लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला इस पे लगाना पड़ेगा और रेजिस्टेंस के साथ, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होगा। V लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लगभग क्या कांस्टेंट ही होता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो P किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम, अरे रिमेन्स है, रिमेन सेम, तो P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो मैं बोल सकता हूं जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। नहीं बात समझ में आई, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यही तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हेंस पावर ऑफ लैम्प वन, यहां लिख दूं लैम्प 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लैम्प 2। लैम्प 1 की पावर क्या है, लैम्प 2 से ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। इसकी पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प 1 क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प 2 क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा, तो जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है, सी पार्ट है, सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, अभी मैंने यहाँ बात करी थी, सॉरी, अभी मैंने यहाँ पे कमर्शियल यूनिट की बात करी थी, किलोवाट आर, है ना। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, सी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आर, किलोवाट आर। फिर कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू जूल, इसको जूल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले समझो जूल होता क्या है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल क्या होता है बेटा, जूल होता है वाट इनटू में सेकंड। असल में समझो जूल क्या होता है, वाट इनटू में सेकंड। एक जूल क्या होता है, वाट इनटू में सेकंड। में यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पावर इनटू में टाइम। तो वर्क डन क्या होता है, जूल। पावर क्या होता है, वाट। टाइम क्या होता है, सेकंड। तो बेटा जूल क्या होता है, वाट इनटू में सेकंड। तो बेटा किलोवाट आर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, किलोवाट आर को, किलोवाट आर। सबसे पहले किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट आ गए। अरे 1 किलोवाट को वाट में बदलोगे ना तो क्या आ गया, 1000 वाट। और आर को किस में बदलोगे, सेकंड में। घंटे को सेकंड में बदलोगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600। तो इंटू में 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 36। 1 2 3 4 5 जीरो है ना, 10 की पावर 5, और ये आ गया वाट सेकंड। और असल में वाट सेकंड को तो जूल बोलते हैं। तो ये आ गया किलो वाट आर इज इक्वल्स टू में 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। बराबर है ना बेटा, ये याद नहीं करना है बेटा, ये याद नहीं करना है, पर प्रीवियस ईयर में आ रखा है, याद नहीं करना है, ये उसी टाइम पे निकालना है ये। बराबर है, तो ये हमारा सवाल था, सवाल नंबर 9, नोट कर लो। तो बेटा यहां से हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। ये सवाल है 2018 का, है ना, ठीक है, 2018 का सवाल है। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब देखो उसने मंथ ऑफ सितंबर बोला है, तो वो यहाँ से उम्मीद कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए सितंबर में कितने दिन होते हैं। सितंबर में मेरे ख्याल 30 दिन होते हैं ना, है ना। दिसंबर में 31, तो नवंबर में 30, अक्टूबर में 31, फिर सितंबर में 30, ठीक है। इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 रुपये। देखो सबसे पहले गिवन देखो भाई साहब, आंसर करते हैं। आंसर सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतने में तुम वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व कर चुके हो, है ना। अब आंसर देख रहे हो और आगे वीडियो को बढ़ा के, है ना, समझदार बच्चा। तो गिवन क्या दे रखा है बेटा, इफ द रेट ऑफ यूनिट ऑफ वन इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस ₹6। एक यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, रेट ऑफ वन यूनिट। रेट ऑफ वन यूनिट का मतलब क्या है, और 1 किलोवाट आवर कितना है बेटा इसका, ₹6, है ना, ₹6, ₹6, बराबर है ना। और रुपए का सिंबल बनाना बहुत जरूरी है। तो रेट ऑफ वन यूनिट कितना है, एक ₹6 है, ठीक है भैया। कह रहा है हमें निकालना है, कैलकुलेट कॉस्ट निकालनी है। इलेक्ट्रिसिटी हीटर, एक हीटर है, तो ए पार्ट करते हैं बेटा। ए पार्ट, एक हीटर है जिसकी पावर दे रखी है 1000 वाट। तो गिवन है क्या नाम है, हीटर की पावर दे रखी है, पावर ऑफ हीटर कितना है, 1000 वाट फॉर 5 आवर डेली। और कितने टाइम के लिए चल रहा हो, 5 आवर, 5 घंटे के लिए चल रहा है डेली। देखो अब मेरी बात को जरा ध्यान समझो। हीटर है जो 1000 वाट पावर का है, 1000 वाट उसकी पावर है हीटर की, 5 घंटे रोज चल रहा है। सितंबर महीने में, सितंबर मंथ के महीने में, सितंबर में तो गर्मी होती है भाई, है ना, 5 घंटे रोज चल रहा है। तो बताओ कितनी उसका बिल एक महीने का, सितंबर महीने का हीटर की वजह से कितना बिल बैठेगा उसका। देखो सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल रहे हो, आपका टाइम घंटे में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, और आपका जो पावर है वो किलोवाट में होना चाहिए। तो पावर दे रखी है वाट में, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट, 1000 वाट 1 किलोवाट होता है ना, अरे 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है ना बस। तो 1000 वाट क्या होता है, 1 किलोवाट, ठीक है। पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो निकाल लो इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू में पावर इंटू में टाइम। तो यहां से E इज इक्वल टू में P इंटू में T आ जाएगा, है ना। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं उसने एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने खपत करी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 1 डे, एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी उसने। तो E1 इज इक्वल टू एक दिन में कितना आ जाएगा, पावर कितनी है उसकी 1 किलोवाट इंटू में टाइम कितना है, 5 घंटे के लिए चल रहा है ना, 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 5 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर। अब सितंबर महीने में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन सितंबर मंथ में उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी होगी। तो सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो E30, सितंबर में 30 दिन होते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एक दिन में इतना है बेटा। तो 30 दिन में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई, एक दिन में 5 रुपए की चीज खा रहा है तो 30 दिन में कितना ही खाएगा, 5 इंटू 30 यार। तो एक दिन में 5 किलोवाट आवर की बिजली खपत कर रहा है, सोच रहा तो 30 दिन में कितनी करेगा, तो 30 इंटू में 5 किलोवाट आवर। तो ये E30 कितना आ जाएगा, 3 पंजा 15, 150 किलोवाट आवर। उसकी कितने की बिजली की खपत है भैया, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं बेटा, अरे बोलना, सितंबर महीने में इतनी वो खपत कर रहा है। अब एक यूनिट बिजली की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, या 1 यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट या फिर किलोवाट आवर कितनी है, ₹6। एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर की बिजली की यूनिट कॉस्ट कितनी है, ₹6। और कितनी वो फ्रिज है, क्या है, क्या ये हीटर, एक हीटर सितंबर महीने में कितने किलोवाट की बिजली खपत कर रहा है, 150। तो कॉस्ट ऑफ 150 रुपया लिया, 150 यूनिट या किलोवाट आवर कितना आ जाएगा, ₹6 इंटू 150। तो कितना आ जाएगा बेटे, 6 150 जा, अरे 15 छिक बोलना, 15 छिक 15 दूनी 3 3 6 9 90, तो 90 900 आ गया, तो ₹900। यानी भाई साहब हीटर का बिल 900 बैठा है, बराबर है ना। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट। तो यही निकालना था ना, रेट ऑफ द यूनिट, ठीक है, ₹6। तो हमने निकाल दिया बेटा। हमने क्या करा, पहले एक दिन की बिजली खपत निकाली, फिर हमने क्या करा, इसको करने का एक और तरीका होता है, एक दिन की बिजली खपत इतनी है तो इसको एक दिन का बिजली का बिल निकाल लो उसका, इसको ₹6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, और 3 एक महीने में कितने, सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 3
30 30 जा 900, है ना। या डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप, एक दिन का निकालो, 30 दिन की बिजली कंज्यूम निकालो, 1 किलोवाट का रिपीट होता है 6, तो 150 का क्या होगा, 6 × 150। सेकेंड पार्ट इसका मैं नहीं करूँगा। सेकेंड पार्ट भैया क्या है, बी है, ये इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज है जिसकी पावर कितनी है 400 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट, तो ये पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 0.4 किलोवाट। कितने घंटे के लिए चलता है, टाइम इज इक्वल टू 10 घंटे, 10 आवर। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 13वां एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का 13th एग्जाम्पल है ये, इसी का ऐसा ही यही है वो बराबर है। सेम पैटर्न मारना है, सेम फॉलो करना है भाई साहब, यही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 10वां सवाल था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये भी समझ में आ गया। नोट कर लो फटाफट से और ये सवाल कर लो। तो भाई साहब 11वां सवाल हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम। भाई गिवन दे रखा है हमें आंसर, देख बेटा जब भी तू न्यूमेरिकल्स करने जा रहा है सबसे पहले गिवन लिखने की कोशिश कर, और न्यूमेरिकल्स करने का एक ही पैटर्न है। देखो बेटा न्यूमेरिकल्स करने का एक ही पैटर्न होता है, सबसे पहले गिवन लिखो, उसके बाद देखो निकालना क्या है, और जो निकालना है उसका फॉर्मूला साइड में लिखो और समझो कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले गिवन 200 ओम दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 200 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ड्रॉज करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी करंट दे रखा है, आई दे रखा है कितना 1 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, हमें सबसे पहले पावर निकालनी है, पावर हमें निकालनी है ऑफ द बल्ब। पोटेंशियल डिफरेंस एज इट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस V हमें निकालना है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट आवर यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, E निकालना है। कंज्यूम्ड इट फॉर 5 आवर, और टाइम कितना दे रखा है बच्चा इन सबके मामले में, T दे रखा है 5 आवर। ठीक है, तो भैया देखो सबसे पहले हमें पावर निकालना है, तो जो निकालना है उसके फॉर्मूले दिमाग में लाओ तो सही। अब पावर के फॉर्मूले क्या तूने याद नहीं करे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है W/T, V × I स्क्वायर R, V²/R, तो निकाल ले भाई आंसर। सबसे पहले क्या निकाल ले, पावर निकाल ले। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखते रहो क्या दे रखा है, R और I दे रखा है, R और I के टर्म में फॉर्मूला लिख ले, क्या होता है I²R, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना है, I है 1 का स्क्वायर 1, R कितना है 200 ओम, तो पावर क्या आ जाएगा 200 वाट, पावर क्या आ जाएगी 200 वाट, खत्म। सेकंड क्या निकालना है, वोल्टेज, तो यहाँ से सेकंड निकाल लो। सेकंड वोल्टेज, ये 3 नंबर का सवाल है ये, वोल्टेज वी नो दैट, क्या होता है, वी नो दैट। अब हालांकि वोल्टेज को 2 तरीके से निकाल सकता है, P इज इक्वल्स टू V × I करके भी निकाल सकता है। पहला तरीका क्या है, मेथड नंबर 1 है, P इज इक्वल्स टू V × I। यहाँ से P पता तेरे को कितना है 200 है, I पता तेरे को 1 है, वोल्टेज निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2, ओम्स लॉ लगा ले, V इज इक्वल्स टू IR करके। यहाँ से V पता है, I पता है, निकल जाएगा, सेम आएगा। देख वही आना भी सेम ही चाहिए भाई। पावर दे रखी है 200, पावर तूने 200 निकाल दी ना, 200 इज इक्वल्स टू में V × में I कितना है 1, I देख 1 है, 1 एम्पियर, तो यहाँ से V क्या आ जाएगा 200 वोल्ट, या यहाँ से V इज इक्वल टू 1, I कितना है 1, R कितना है 200, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा 200 वोल्ट। तीसरे में क्या निकालना है, तीसरे में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू में बहुत आसान है यार, पावर इनटू में टाइम, तो निकाल लो यार। पावर 200 है, टाइम कितना है 5 घंटे, 1 मिनट। अब यहाँ पे तो गलती करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब वो कह रहा है किलोवाट आवर में निकालनी है, और तेरी ये जो पावर है ना ये तेरी वाट में है। अब तू जल्दबाजी में गलती करेगा, और वो गलती क्या करेगा, तू इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम, मैं मानता हूँ, पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा पावर जो है ना ये वाट में नहीं किलोवाट में आती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या आ जाएगा, पावर कितनी है 200 तो बेटा वाट है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 1000 इनटू में टाइम कितना है 5, तो 0 0 0 0 5 दूनी 2 दूनी कटिया, E इज इक्वल टू क्या आ गया 1 किलोवाट आवर, ये आ गया। आसान है। तो बेटा ये लगभग हमारे पास सवाल है, ठीक है ना। ये 11वां सवाल नोट कर लो फटाफट से। तो बेटा एक ये हमारे पास सवाल है, ये CBSE सैम्पल पेपर 2022-23 का है, सॉरी है ना। तो ये सवाल है हमारे पास, सैम्पल पेपर 2023 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो 22 का है 23 का पता नहीं कब का है यार,
तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू निकालें। देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है करंट, दे रखा है आई, दे रखा है कितना 2 एम्पियर। बड़ा ये एमीटर है, अरे घबराने की जरूरत नहीं, साला एमीटर है यार, एरो मार के बना दिया, क्या दिक्कत है ना। तो एम्पियर 2 एम्पियर, हमारे पास